हेलो स्टूडेंट। मैं अनंत कुमार महतो, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। बीएससी मैथमेटिक्स में मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स जो पढ़ना पड़ता है उसका दो पोर्शन होता है। एक होता है डायनामिक्स और एक होता है स्टैटिक्स। तो डायनामिक्स का पहला चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन का वीडियो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा चैनल है, इसमें मैं हायर मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। इसलिए जो लोग एमएससी बीएससी पढ़ रहे हैं या जो भी कंपटीशन एग्जाम में जैसे पीजीटी और भी जो कंपटीशन एग्जाम में जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, उन लोगों के लिए ये मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगने से लाइक शेयर कमेंट जरूर आप लोग कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो डायनामिक्स होता क्या है? डायनामिक्स, it is the branch of applied mathematics which deals with the state of motion of the bodies under the action of force. तो फोर्स के कारण फोर्स के कारण जो बॉडी में जो मोशन होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। उसके बारे में हम लोग इस डायनामिक्स में पढ़ते हैं। फोर्स के कारण जो बॉडी में जो मोशन होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डायनामिक्स में पढ़ते हैं। The subject of dynamics is generally divided into two parts. काइनेमेटिक्स, पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। ठीक है। तो आमतौर पर जो डायनामिक्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। The first branch is concerned with the geometry of motion apart from all consideration of force, mass of energy, while the second is concerned with the effect of forces on the motion of the body। मतलब पहला जो मैंने ये है, पहला जो पार्ट है, फर्स्ट ब्रांच जो है, उसमें मतलब कि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स, मास ऑफ एनर्जी, इसके अलावा मोशन का जियोमेट्री से जो संबंधित बात है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट मैंने काइनेमेटिक्स में। और काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन दी मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब फोर्स का प्रभाव जो बॉडी पर जो पड़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक्स। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एक बहुत पूर्ण मतलब एक ये है टर्म है डिस्प्लेसमेंट, जो कि डायनामिक्स में यूज होता है। कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। If the position of a moving particle at any particular instant B, capital A, and at any subsequent instant it be capital B, the length AB is the change in position or the displacement of the particle during that interval. It is important to note here that a displacement possesses number one magnitude and number two direction AB. Hence, displacement is a vector quantity. तो क्या मतलब if the position of a moving particle at any particular instant, मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल के किसी निश्चित समय में, मान लीजिए पार्टिकल ए पर है और आफ्टर ए सब्सिक्वेंट इंस्टेंट, मतलब कुछ समय बाद मान लीजिए कि वो पार्टिकल बी पर है, तब द लेंथ ए बी, ए से बी पर जो पार्टिकल गया तो ए बी जो लेंथ हो रहा है इज द चेंज इन पोजिशन, उसको बोलते हैं चेंज इन पोजिशन, और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम। It is important to note here that a displacement possesses magnitude and directions, मतलब डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। जैसे अगर ए से शुरू होकर बी तक गया तो डायरेक्शन ए से बी के डायरेक्शन, ए हाइफन बी जो यहाँ लिखे हैं, जैसे बी की डायरेक्शन में है। हेंस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ ये फिगर में देखिए, ये ए से बी पर अगर मान लीजिए कि कार पाथ में अगर हम मूव करते हैं तो ये ए से बी तक पहुंचने में एक कार पाथ में जितना और मैंने ये तय किया गया, जितना लंबाई तय किया गया लेंथ, तो हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और पॉइंट ए में इनिशियल पोजीशन ए है और टर्मिनल पोजीशन है बी, तो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ही होता है डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ए से बी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए
इसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है, लेकिन डिस्टेंस का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता। जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनिशियल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन के बीच का जो न्यूनतम जो दूरी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट ए टाइम। एवरेज वेलोसिटी, देखिए मान लीजिए कि पार्टिकल जब O से P तक गया तो x डिस्टेंस तय किया, और P से काफी नजदीक में एक पॉइंट Q है, मान लीजिए P से Q का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए डेल्टा x। ठीक है, let O be a fixed point on the line OX and let a particle move along that line. Suppose the particle travels a distance of P is equal to x in time t. Let the particle describe a distance pq is equal to delta x after a further small interval of time delta t. मतलब मान लेते हैं कि O क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है ऑन द लाइन OX पे, और क्या पार्टिकल मूव अलोंग दैट लाइन, उस लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है। सपोज द पार्टिकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस OP। मान लीजिए कि OP डिस्टेंस तय किया, OP डिस्टेंस तय किया मतलब O से P का डिस्टेंस है, और वो मान लीजिए कि T टाइम में तय किया, है ना। लेट द पार्टिकल डिस्क्राइब ए डिस्टेंस, तो पार्टिकल जो डिस्टेंस मैंने तय किया आफ्टर फर्दर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो फर्दर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब P से Q तक जाने में डेल्टा टी समय लग रहा है, और क्योंकि ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसलिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में P से Q का डिस्टेंस मान लेते हैं कि बहुत ही कम, मतलब वो डेल्टा x है। Then delta x by delta t measure the average velocity of the particle during the time of interval delta t। मतलब तब डेल्टा टी समय में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो पी क्यू का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है, मतलब डेल्टा टी, वो इसीलिए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वो हो गया एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, next now in order to determine the velocity at the point P, the point Q is taken nearer and nearer to the point P as delta t and consequently delta x, because delta x depend upon delta t, because delta x becomes smaller and smaller. Finally if we take delta t tends to 0 and so also delta x, the velocity during the small interval of time delta t will be the same as that of the particle when at P। मतलब मान लीजिए कि पार्टिकल जब P पर है, ठीक है, तो P Q जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, Q वेरी वेरी नियर टू P है, और Q से P तक चलने में मान लीजिए कि डेल्टा टी समय लग रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, तो ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा टी काफी छोटा समय अंतराल अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा, तो डेल्टा एक्स भी काफी छोटा होगा। तो उस स्थिति में फाइनली यूपी टेक डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी 0 पे टेंड करे तो एंड सो ऑल्सो डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स भी लगभग बहुत ही कम होगा। द वेलोसिटी ड्यूरिंग द स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी विल बी द सेम एज दैट ऑफ द पार्टिकल व्हेन एट पी। तो क्या होगा, डेल्टा टी समय में जितना मतलब वेलोसिटी होगा वो पी पॉइंट पर ही उतना वेलोसिटी होगा, ये कह रहे हैं, क्योंकि क्यू इज वेरी वेरी नियर टू पी, तो सो दैट डेल्टा टी समय में जितना मतलब कि वेलोसिटी होगा, पी हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट पर उतना वेलोसिटी, क्योंकि क्यू इज वेरी वेरी नियर टू पी। ठीक है, हेंस द वेलोसिटी v at capital P is limit delta t tends to 0 delta x by delta t। और कैलकुलस का जो लैंग्वेज है हम लोग 11 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लिमिट डेल्टा x by डेल्टा t, तो हम लोग dx by dt लिख सकते हैं। दैट इज v, ये जो है dx by dt, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, v वेलोसिटी, तो वो ही हो गया dx by dt, मतलब वेलोसिटी का हम लोग dx by dt से डिनोट करते हैं। Uniform velocity, if the particle travels equal distances in equal times, that is at a uniform rate,
the velocity of that particle is said to be uniform. Thus, if the velocity of a particle is uniform, in uniform velocity dx by dt constant. ठीक है, तो इफ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम्स, मतलब समान समयांतराल में अगर समान अगर दूरी तय करे, तब हम बोलेंगे दैट इज एट ए यूनिफॉर्म रेट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, यूनिफॉर्म हो जा रहा है। दस इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसका जो dx बाई dt मतलब वेलोसिटी एट टाइम डेल्टा टी, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पहला 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, फिर और 1 सेकेंड और 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, हर एक सेकेंड पे 10-10 किलोमीटर चल रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देखिए पहला एक सेकेंड में मान लीजिए 20 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर पहला 1 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी तय किया, दूसरा 2 मिनट में मान लीजिए कि 5 किलोमीटर, फिर मतलब नेक्स्ट 1 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय किया। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका नहीं है। ठीक है, इक्वल वेलोसिटी, टू वेलोसिटीज आर सेड टू बी इक्वल प्रोवाइडेड देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर द सेम। तो दो वेलोसिटी इक्वल होगा यदि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। इट इज द स्पीड, स्पीड क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विदाउट एनी कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्शन। मतलब स्पीड क्या है, स्पीड है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड होगा, और स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन हम ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट is the rate of change of its velocity। एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मान लीजिए कि p पॉइंट पर वेलोसिटी कैपिटल v है और q पॉइंट पर q इज वेरी वेरी नियर टू p, so that velocity at point q is v plus delta v। तो इस v प्लस v p पॉइंट पर v था और q पॉइंट पर v प्लस डेल्टा v था, तो यहाँ पर p से q जाने में जो वेलोसिटी में चेंजेज आया वो डेल्टा v आया, और वो टाइम अगर डेल्टा t है तो हम लोग ये कह सकते हैं लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट व्हेन इट इज एट द पॉइंट p, एंड v प्लस डेल्टा v बी इट्स वेलोसिटी एट टाइम t प्लस डेल्टा t व्हेन इट इज एट q। तो v है वेलोसिटी p पर का, और q पर का वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, और p तक, o से p तक आने में t समय लग रहा है, p से q तक जाने में मान लीजिए t प्लस डेल्टा t समय लग रहा है, तो p से q तक जाने में सिर्फ डेल्टा t समय ही लगेगा। द चेंज इन द वेलोसिटी इन ए लिटिल टाइम इट इज डेल्टा v। तो इस छोटा समय अंतराल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो डेल्टा v चेंज आ रहा है। ठीक है, और वो कितना समय में, डेल्टा t समय में। Therefore, the average rate of change of the velocity in the short interval of time delta t is delta v by delta t. Thus, if f be the acceleration at any instant t, then f is equal to limit delta t tends to 0 delta v by delta t। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सीलरेशन कहते हैं, और ये बहुत ही छोटा समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अगर ले लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन, और इसका वैल्यू हो जाता है dv बाई dt। तो ये जो f dv बाई dt, इसको हम लोग v तो dx बाई dt है, हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे v मतलब वेलोसिटी dx बाई dt, तो v की जगह dx बाई dt रख देने से ये d2x बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए एक्सीलरेशन को हम लोग d2x बाई dt स्क्वायर से डिनोट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी को हम लोग dx बाई dt से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि यहाँ नोट करने की वाली बात है, जब भी हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में जो वेलोसिटी v का बात आएगा तो वो हमेशा dx बाई dt हम लोग उसको लिखेंगे, और जहाँ एक्सीलरेशन का बात आएगा तो वहाँ पर एक्सीलरेशन को अगर f से डिनोट कर रहे हैं तो d2 एक मिनट, तो उसको हम लोग लिखेंगे d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन को d2x बाई dt स्क्वायर और
वेलोसिटी को dx बाई dt से डिनोट करेंगे। यही दो मैंने ये को लेकर के ये पूरा हम लोग का ये चलेगा ये चैप्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल initially at rest moves from a fixed point in a straight line so that at the end of t seconds its acceleration is this। मतलब t सेकेंड में इसका एक्सीलरेशन, एट द एंड ऑफ t सेकेंड्स इसका एक्सीलरेशन इतना है, so that its distance from fixed point at the end of 5 seconds is this। ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब गिवन एक्सीलरेशन को हम बोले थे कि d2x बाई dt स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो d2x बाई dt स्क्वायर ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है sin t प्लस 1 बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऐसा करना है कि इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dx बाई dt, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर को इज इक्वल टू sin t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस dt को राइट में ले जाते हैं, तो यहाँ पर बचेगा d ऑफ dx बाई dt इज इक्वल टू sin t इंटू dt प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, अगर इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाई dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dt। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे dx का x होता है, इसलिए इंटीग्रेशन d ऑफ dx बाई dt का dx बाई dt होगा इक्वल टू साइन t का माइनस कॉस ऑफ t होगा, और इसका हो जाएगा प्लस ये t माइनस 1 का पावर माइनस 2 होगा, तो इंटीग्रेशन में t माइनस t प्लस 1 है, t प्लस 1 का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ t, और यहाँ पर माइनस 2 प्लस 1 मैंने नीचे माइनस 1 और ऊपर में भी माइनस 1 मतलब पावर माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई t प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर क्या ये c कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इनिशियल पोजीशन में जाना पड़ेगा। तो इनिशियली है ना एट क्या इनिशियली क्या dx बाई dt का वैल्यू 0 होगा और t का वैल्यू भी 0 होगा, मतलब वेलोसिटी dx बाई dt मतलब वेलोसिटी बोला ही है। पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट मतलब शुरुआती में रेस्ट में है, मतलब शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसलिए dx बाई dt इज इक्वल टू 0 इनिशियली, और शुरुआत में वो टाइम t भी 0 था, इसलिए और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से क्या dx बाई dt 0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ t का वैल्यू भी 0 और माइनस 1 बाई t का वैल्यू 0 होने से 0 प्लस 1 मतलब 1 प्लस c। तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 मतलब माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू निकलेगा 2। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, पुटिंग this value of c in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग रखें तो इक्वेशन 1 को क्या है, इक्वेशन 1 है dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस कॉस t, तो है dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस कॉस t माइनस 1 बाई
t प्लस 1 और c का वैल्यू निकला +2, c का वैल्यू निकला +2। ठीक है, तो अभी हम dt को उधर ले जाएंगे, तो dx इज इक्वल टू होगा माइनस कॉस ऑफ t dt माइनस 1/t प्लस 1 dt प्लस 2 dt। फिर से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 dt माइनस 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन dt। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन dx का x होगा, cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log ऑफ t प्लस 1 और प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन dt का t। ठीक है, तो फिर से इस यहाँ पर फिर एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को मान लीजिए c1। इस c1 का वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन पे जाना पड़ेगा हमको। फिर से इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 था तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, मतलब x का वैल्यू t 0 हो जाएगा तब। ठीक है, x तो है डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी 0, मतलब t 0 तो x भी 0। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0 माइनस लॉग 0 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस c1। दिस इम्प्लाइज ये माइनस साइन जीरो का वैल्यू तो 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस लॉग 0 का लॉग 1 का वैल्यू भी 0 और प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस c1। दिस इम्प्लाइज c1 का वैल्यू 0। तो ये जो c1 का वैल्यू आया, इसको इक्वेशन 2 में हम फिर से रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पे अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू माइनस साइन टी माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस 2t प्लस c1 का वैल्यू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हो गया माइनस साइन टी माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस 2t। यहाँ पर ये t प्लस 1 है, ये t प्लस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा है हम लोगों को, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि इस डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एट द एंड ऑफ पाई सेकेंड्स, मतलब t इज इक्वल टू पाई हम लोग लेंगे, तो मतलब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा देखेंगे। तो n t इज इक्वल टू पाई, देन ये जो x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई माइनस लॉग, यहाँ पर t का वैल्यू पाई प्लस 1 प्लस 2 पाई। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, साइन पाई का वैल्यू तो 0 हो जाता है, इसीलिए हो गया माइनस लॉग पाई प्लस 1 प्लस 2 पाई। ठीक है, पाई प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1
प्लस 2 पाई, इसलिए x का जो वैल्यू आया 2 पाई माइनस लॉग पाई प्लस 1। यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, देखिए ठीक है, 2 पाई माइनस लॉग पाई प्लस 1, ठीक ना, 2 पाई माइनस लॉग पाई प्लस 1, ये प्रूव हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट O सो दैट इट्स एक्सीलरेशन इज दिस। ये इसका भी एक्सीलरेशन दिया हुआ है, पर t इज द टाइम टेकन इन सेकेंड्स फ्रॉम O एंड द डिस्टेंस मूव्स इन 9 सेकेंड्स एंड इट्स वेलोसिटी देन। और उसका तब वेलोसिटी भी 9 सेकेंड में क्या होगा, वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, 9 सेकेंड में उसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। 9 सेकेंड में उसका डिस्टेंस क्या होगा और फिर एंड इट्स वेलोसिटी। तो चलिए हम लोग ये करते हैं। ठीक है, क्या एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t+1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, d2x बाई dt स्क्वायर को d बाई dt और dx बाई dt इज इक्वल टू 1/t+1 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको फिर लिख सकते हैं d ऑफ dx बाई dt इज इक्वल टू 1/t+1 का होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन कर देने से क्या मिलेगा, d ऑफ dx बाई dt, मतलब इस पर अगर इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो dx का x होता है, इसलिए d ऑफ dx बाई dt का dx बाई dt होगा। और इधर हो जाएगा t+1 का पावर -2, तो t+1 का पावर -2+1, मतलब t+1 का पावर -1/-1 प्लस c एक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दिस इम्प्लाइज dx बाई dt इज इक्वल टू -1/t+1 प्लस c। ठीक है, तो इनिशियली जब वो स्टार्ट कर रहा है तो वो 0 से ही स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन इनिशियली है ना, व्हेन t इज इक्वल टू 0, मतलब t जब 0 होगा तब निश्चित रूप से वेलोसिटी मतलब dx बाई dt भी 0 होगा। ठीक है, इसका नाम दे दो 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, dx बाई dt का वैल्यू 0, मैंने वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू -1/t का वैल्यू भी 0, तो 1 हो जाएगा प्लस c। दिस इम्प्लाइज c का वैल्यू हो गया 0, सॉरी c का वैल्यू 0 नहीं होगा, c का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो c का वैल्यू होगा क्या, c का वैल्यू 1 होगा। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या मिलेगा ना, dx अपॉन dt इज इक्वल टू -1/t+1। तो इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए क्या हम लोगों को मिला, एक बार लिख लेते हैं जो मिला है, dx बाई dt इज इक्वल टू -1/t+1, dx बाई dt इज इक्वल टू -1/t+1, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt को अगर इधर भेज दें तो 1/t+1 इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेशन करने से इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन
डी टी बाई टी प्लस वन, और डी एक्स का हो जाएगा एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस वन। तो इनिशियली, अच्छा, प्लस एक कांस्टेंट मान लीजिए C1, तो इस C1 का वैल्यू को निकालने के लिए फिर से इनिशियली जाना पड़ेगा। इनिशियली व्हेन व्हेन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम, मतलब अगर जीरो था, मतलब शुरुआती में जब शुरू कर रहा है तो टाइम जीरो, और उस समय कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब x भी जीरो। तो इसका नाम दे दो 2। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 इज इक्वल टू लॉग 0 प्लस 1, मतलब 1 प्लस C1, और log 1 का वैल्यू तो 0 ही होता है, इसलिए C1 का वैल्यू 0। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन 2, पुटिंग C1 is equal to 0 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर रखें तो क्या मिलेगा हम लोग को, x is equal to माइनस लॉग t प्लस 1 प्लस C1 का वैल्यू तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला था कि 9 सेकेंड में कितना वो मूव कर रहा, फाइंड द डिस्टेंस इन 9 सेकेंड एंड इट्स वेलोसिटी देन, और तब उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो 9 सेकेंड में व्हेन t इज इक्वल टू 9 सेकेंड, x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग 9 प्लस 1। तो ये माइनस लॉग 9 प्लस 1 मतलब 10, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए -1। x का वैल्यू -1 हो गया। यहाँ पर होता है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -1 बाई टी प्लस 1 और प्लस सी। तो सी का वैल्यू तो यहाँ 1 निकला है, इसलिए यहाँ पर 1 दे देंगे। ठीक है, तो इधर भी तब यहाँ पर 1 होता, और तब यहाँ पर भी क्या हो जाता, प्लस डी टी हो जाता। ठीक है, और ये भी तब प्लस इंटीग्रेशन डी टी हो जाता, और यहाँ पर से तब चेंज हो जाता, इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन डी टी का टी और प्लस टी टू हो जाता। और तब जब इनिशियली माइनस इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 बैठा देने से टी का वैल्यू 0 ही निकलता, तब C1 का वैल्यू 0 ही निकलता, log 1 प्लस 0। ठीक है, तो C1 का वैल्यू 0 ही निकलता। फिर सॉरी, हाँ ये तो C1 मानेंगे ना, तो C1 माने, तो C1 माने। ठीक है, तो C1 का वैल्यू 0, C1 का वैल्यू जब 0 हो गया, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 के इसमें 0 पुट कर देने से फिर यहाँ पर प्लस t हो जाएगा। तो वैन t इक्वल टू 9, t इक्वल टू जब 9 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर फिर से प्लस t के जगह 9 हो जाएगा, -1 प्लस 9 मतलब 8। मान लीजिए अगर फीट में दिया हुआ तो फीट। ठीक है, x का वैल्यू इतना हो गया। अब वैन t इज इक्वल टू 9, तो वेलोसिटी भी निकालने बोला है। वेलोसिटी मतलब dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू -1 बाई 9 प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1। तो ये हो जाएगा कितना, -1 प्लस 10 बाई 10 मतलब 9 बाई 8, ये आंसर। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर शुरू में जो यूनिट है, यूनिट अगर फीट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इतना वेलोसिटी मतलब होगा फीट पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों आंसर निकल गया हम लोग का, ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर।